नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के, ठीक है, एमए फर्स्ट सेमेस्टर समाजशास्त्र के पेपर नंबर 1 के मॉडल पेपर के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करेंगे? एमए फर्स्ट सेमेस्टर समाजशास्त्र के पेपर नंबर 1 के मॉडल पेपर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो 2024 में आपका पेपर होने वाला है। नवंबर से ही सारे पेपर लगभग स्टार्ट हो जाएंगे और फरवरी के लास्ट तक ये मान के चलिए कि सारे पेपर करवा दिए जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के सभी यूनिवर्सिटीज़ के। ठीक है, इसी जो नवंबर से लेकर के फरवरी के बीच का जो समय होगा, इसी में सारे फर्स्ट ईयर के पेपर, फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर होंगे। तो सभी लोग तैयारी बना करके रखें और अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है, एक बैग जब नोटिफिकेशन आता है आप लोगों का कि भैया एग्ज़ाम डेट आ गया है, इतने तारीख से पेपर है, तब आप लोग एकदम से परेशान हो जाते हो कि सर बताइए कोई ऐसा मूल मंत्र बताइए जिससे जो है 2 बार फूंक मारें और हमारा सारा पेपर सॉल्व हो जाए। तो ऐसा कुछ तो हो नहीं सकता है। उसके लिए पहले से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, शब्दों से परिचित होना पड़ेगा, चीज़ों को जानना होगा, तभी आप कुछ वहाँ पे बना के भी लिख पाएंगे। मान लीजिए कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो उसके बारे में आपको जानना भी ज़रूरी है कि चीज़ें होती क्या है। ठीक है, तो जब उन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत आप जानेंगे तो और बना के लिख लेंगे। ये चीज़ें आपको ज़्यादा वहाँ पे जो है क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो थोड़ा बहुत ज़रूर जान लीजिए, उसके लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि ये वीडियो आप आज देख लीजिए, उसके बाद जो है एक बार बीच में देख लीजिएगा और एक पेपर देने से पहले देख लीजिएगा। मतलब जैसे डॉक्टर दवा देते हैं सुबह नाश्ते के बाद, खाने के बाद और शाम को खाने के बाद, सोने से पहले। ठीक है, तो वैसे ही आपको ये 3 बार वीडियो को देख लेना है। सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बचेगी जो आपको मैं ना बता दूं इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, प्रयास यही रहेगा। पेपर 1 का वैसे एक सिलेबस बन चुका है जो हमने 2023 में बनाया था, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अब दूसरा सिलेबस बनाया है, वहाँ से क्वेश्चंस अलग हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देने हैं। बात करते हैं पेपर नंबर 1 के बारे में। तो पेपर नंबर 1 का नाम है शास्त्रीय समाजशास्त्रीय सिद्धांत। ठीक है, शास्त्रीय समाजशास्त्रीय सिद्धांत, ये आपके पेपर नंबर 1 का नाम है। ठीक है, और ये समाजशास्त्र पे सब्जेक्ट का नाम दे दिया गया है, उसके बाद पेपर का नाम बताया गया है शास्त्रीय समाजशास्त्रीय सिद्धांत। ठीक है, तो ये 1 में है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये पेपर नंबर 1 का नाम है। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, मान लीजिए DDU डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर लखनऊ यूनिवर्सिटी, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह अलीगढ़ वाली जो है, उससे स्टेट यूनिवर्सिटी। अब जितने भी आप यूनिवर्सिटी हैं, अगर वहाँ से कहीं से भी अगर आप समाजशास्त्र से एमए कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, वहाँ का सिलेबस उठा लेना है, जरूर एक बार चेक कर लेना है कि क्या आपके पेपर नंबर 1 का नाम शास्त्रीय समाजशास्त्रीय सिद्धांत है या नहीं है। तो अच्छी बात है, फिर तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो आपको जरूर देख लेना है कहीं पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 या पेपर नंबर 4 का नाम तो नहीं है। ठीक है, इससे होगा कुछ नहीं, आप यहाँ से यही आंख मूंद कर विश्वास करके जाएंगे कि सर ने पेपर नंबर 1 की तैयारी करवा रखी है। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस तैयार किया गया है उसमें पेपर नंबर 1 की जगह पे ये रखा ही ना गया हो। तो आपने तो सोच कर तैयारी की भैया की जो है सर ने तैयारी करवा रखी है पेपर नंबर 1 की, अभी जाके चीड़ फाड़ देंगे। लेकिन जब वहाँ पे पेपर का नाम ही नहीं है आपके शास्त्रीय समाजशास्त्रीय सिद्धांत, तो यहाँ के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे पेपर में कैसे देखने को मिलेंगे? तो चीज़ें आपको आगे चल के प्रॉब्लम दे सकती हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको सिलेबस जरूर चेक कर लेना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। जब आपको प्रश्न पत्र मिलता है तो पूरे प्रश्न पत्र को 3 खंड में बांट दिया जाता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। आप सभी को पता है कि खंड आ को हम अति लघु उत्तरीय, खंड बा को लघु उत्तरीय और खंड सा को दीर्घ उत्तरीय के नाम से जानते हैं। ठीक है, खंड आ से लगभग आपसे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 10 प्रश्न, मतलब अति लघु उत्तरीय के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्नों का जवाब लगभग आपको 50 शब्दों में देना रहता है। यहाँ पे देख लीजिए, और 10 के 10 सभी प्रश्न आपको करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न का जवाब आपको 50 शब्दों में देना रहता है। ठीक है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं जो आपको वहाँ पे फॉलो ही करने होते हैं। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रखा है, लेकिन वहाँ पे नोट करके यही चीज़ें 2-3 लाइन में बताई जाती हैं। मतलब उनका केवल यही होता है कि सभी प्रश्न आपको करने हैं और प्रत्येक का जवाब 50 शब्दों में आपको देना होगा। ठीक है, ये आपके खंड आ का इंस्ट्रक्शन होता है। 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन को चीरना फाड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ऑपरेशन करेंगे इनका, देखेंगे क्या क्या है इनके अंदर। ठीक है, कितना कलेजा है जो ये हमसे पूछ रहे हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन के बारे में बात करें। पहले का पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सामाजिक उद्विकास की
परिभाषा दीजिए। ये आपका पहला प्रश्न है। क्या पूछ रहा है? सामाजिक उद्विकास की आपको परिभाषा देनी है। तो आपको लिखना होगा कि डार्विन महोदय जो थे उन्होंने उद्विकासीय सिद्धांत को स्पेंसर ने समाज पर लागू किया। डार्विन का ही जो है ये उद्विकासीय सिद्धांत था और इसको किसने समाज पर लागू किया था? स्पेंसर महोदय ने लागू किया था। ठीक है, और सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत प्रस्तुत भी किया था। ठीक है, किसने किया था? स्पेंसर महोदय ने। और उद्विकासीय सिद्धांत है किसका? डार्विन महोदय का। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। आगे आपको लिखना होगा कि स्पेंसर महोदय ने जो है सामाजिक उद्विकास के बारे में हुए लिखते हुए कहा है, क्या कहा है कि समाज का उद्विकास भी सरलता से जटिलता, अभिन्नता से भिन्नता तथा असंबद्धता से संबद्धता की ओर हुआ है। प्रारंभ में व्यक्ति अकेला था, धीरे धीरे परिवार अस्तित्व में आया और परिवार के सम्मिलित से समाज बना। समाज में धीरे धीरे क्या होते गए? सजातीयता समाप्त होने लगी, भिन्नताएं बढ़ने लगी और जटिलताओं में वृद्धि हुई। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना होगा स्पेंसर महोदय के मतानुसार सामाजिक विकास के दौरान व्यक्तियों एवं समूहों में संघर्ष भी चलता रहा। ठीक है, इतनी बड़ी बात किसने बोल दी? आपके स्पेंसर महोदय ने बोल दी। ये सारी चीजें हो सकता है आपको ना क्लियर हुई हो, बट मैं आपको एक एक करके क्लियर करता हूं। जो स्पेंसर महोदय थे उन्होंने बताया कि जो समाज का उद्विकास होता है वो सरलता से जटिलता की ओर होता है। मतलब पहले समाज सरल था, धीरे धीरे वो जटिल होता गया। आज का समाज अपेक्षाकृत सरल है, आगे का समाज और जटिल होता चला जाएगा। आगे का जब सरल होगा लगेगा आपको, तब उसके आगे का और जटिल होते चला जाएगा। ऐसे ही उद्विकास, समाज का उद्विकास होते चला जाता है। साथ ही साथ दूसरी बात बताते हैं कि अभिन्नता से भिन्नता की ओर। देखिए, पहले परिवार दो लोगों से बनता है, एक पति एक पत्नी, दो लोग आए, शादी विवाह हुआ, उनका एक छोटा सा परिवार, 2-3 बच्चे हुए। अब आगे चल के क्या करेंगे? वो 2-3 बच्चे अलग हो जाएंगे। वो कहेंगे ना हम आपके साथ रहेंगे ना हम आपके साथ रहेंगे। 2-3 अलग हुए, अब 3 परिवार अलग अलग बने। उनका एक छोटा सा परिवार, उनका हो सकता है एक तरफ, एक लोग की तरफ माता चली जाए, एक तरफ के तरफ पिता चले जाए, या हो सकता है माता पिता दोनों लोग एक ही लोगों के पास चले जाएं। ऐसा कुछ भी संभव हो सकता है। फिर जो 2-3 बच्चे उनके थे, उनके 2-3 बच्चे होते चले जाएंगे। अब वो छोटे छोटे बड़े होते चले जाएंगे। तो ये देख रहे हो ना, पहले क्या था? अभिन्न था। मतलब ये दोनों एक थे, पति पत्नी एक थे, लगता था कि एक शरीर दो शरीर एक जान है। बट क्या हुआ? उन्हीं से आगे आगे चीजें क्या होती गई? अलग होती गई, भिन्नता बढ़ती गई। फिर बोलते हैं असंबद्धता से संबद्धता की ओर क्या हुआ है? इसका विकास हुआ है। ठीक है, ये बताते हैं कौन? आपके स्पेंसर महोदय। जैसे कि एग्जाम्पल भी देते हैं कि प्रारंभ में व्यक्ति क्या था? अकेला था, धीरे धीरे उसका परिवार अस्तित्व में आया और परिवार के सम्मिलित से क्या हुआ? समाज बना। कई सारे परिवार इकट्ठे हुए और उनको मिला करके क्या बना दिया गया? एक समाज बना दिया गया। समाज में धीरे धीरे सजातीयता समाप्त होने लगी। मतलब लोग अपना मानते थे, बट धीरे धीरे क्या होने लगे? अपना मानना बंद कर दिए। हाँ, उनसे उनकी दुश्मनी है, उनसे उनकी दुश्मनी है, तो उनमें सजातीयता क्या होने लगी? धीरे धीरे समाप्त होने लगी। कोई अमीर हो गया, कोई गरीब हो गया, ऐसे ऐसे करके कई सारी उसमें जो है भिन्नताएं देखी जाने लगी। भिन्नता बढ़ती गई और जटिलता में वृद्धि हुई। ठीक है, क्या हुई? भिन्नता बढ़ती गई और जटिलता में वृद्धि हुई। और स्पेंसर महोदय के मतानुसार अगर देखें तो उन्होंने बताया कि जो सामाजिक विकास है उसके दौरान व्यक्तियों एवं समूहों में संघर्ष भी चलता रहा। जो व्यक्ति थे और जो समूह था उसमें संघर्ष भी लगातार देखने को मिला। ये चीजें आप यहाँ पर सामाजिक विकास के बारे में ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसी में दूसरे प्रश्न के बारे में। अच्छे से क्लियर हो रहा है ना? मैं पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक ही चीज को 2-2 बार बता रहा हूं कि जिससे आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आदर्श प्रारूप की विशेषताएं बतानी है कि आदर्श प्रारूप की विशेषताएं क्या होती हैं। अब चूंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो अगर आप 2 विशेषता बता देते हैं, मन कहे तो 3 विशेषता भी बता दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आपको 5, 6, 8, 10 विशेषताएं ही बतानी पड़े। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि वेबर ने आदर्श प्रारूप की 3 विशेषताओं का उल्लेख किया है। किसने? वेबर महोदय ने जो है आदर्श प्रारूप की 3 विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता उन्होंने क्या बताई है कि आदर्श प्रारूप का प्रयोग निर्माणकर्ता द्वारा क्रिया के एक विशेष उद्देश्य या अर्थ के लिए किया जाता है। जो आपका आदर्श प्रारूप होता है, जो प्रयोगकर्ता होता है, ठीक है, प्रयोग में जो निर्माणकर्ता होता है, ठीक है, प्रयोग निर्माणकर्ता जो प्रयोग को बनाता है कि कैसे प्रयोग किया जाएगा, उसके द्वारा एक विशेष उद्देश्य के लिए
कोई एक एम्स होता है, ठीक है। उसके बाद बताते हैं या फिर अर्थ के लिए आदर्श प्रारूप का प्रयोग किया जाता है जो कि वैज्ञानिक या वस्तुनिष्ठ नहीं होता है। मतलब जो प्रारूप आदर्श प्रारूप होता है वो वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ नहीं होता है, उसमें व्यक्तिगत आदर्श सम्मिलित होता है। क्या होता है? व्यक्तिगत अर्थ सम्मिलित होता है। मीन्स समझिए, आदर्श प्रारूप से आपको ही समझ में आता होगा, आदर्श मीन्स होता है आइडिया। जैसे किसी को आप क्या मान लेते हैं? अपना आइडियल मान लेते हैं, ठीक है, आदर्श अपना मान लेते हैं। तो वही बोल रहे हैं आदर्श। अब कोई एक पहले मान लीजिए प्रयोग करके चला गया, ठीक है, या कोई कुछ निर्माण करके चला गया, अब आप उसको आदर्श मान रहे हैं। अब आप भी मान रहे हैं कि अगर जैसा जैसा उसने बताया है स्टेप अगर हम फॉलो करें तो हो सकता है जो उसका रिजल्ट आया था वही रिजल्ट मेरा भी आए। बट भैया वो चीज़ें परिस्थिति और समय के अकॉर्डिंग हो सकता है उस समय पे जो रिजल्ट आया था वो आज ना आए, समझ रहे हो। तो इसलिए ये चीज़ें आपकी ना तो वैज्ञानिक ही हैं और ना ही वस्तुनिष्ठ हैं। इसमें क्या होता है? व्यक्तिगत अर्थ सम्मिलित होता है। उस समय उन्होंने बनाया, उनको लगा कि हाँ ये चीज़ें होती हैं तो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे लिख दिया कि ऐसा होता है, बट ज़रूरी नहीं कि ये सभी जगहों पे फॉलो हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी पहली विशेषता ये होती है कि ये वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ नहीं होता है, इसमें व्यक्तिगत अर्थ सम्मिलित होते हैं। पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा जो दूसरी विशेषता बताते हैं वो बताते हैं कि आदर्श प्रारूप सब कुछ का वर्णन या विश्लेषण नहीं करता है, वरन किसी सामाजिक व्यवहार या घटना के महत्वपूर्ण पक्षों की व्याख्या या निर्वचन करता है। मीन्स वो बताते हैं कि जो आदर्श प्रारूप होता है वो सब कुछ नहीं बताता है, सब कुछ लेकर के नहीं चलता है। वो केवल क्या करता है, वो केवल सभी का विश्लेषण नहीं करता है, किसी सामाजिक व्यवहार के बारे में या उसके किसी एक घटना का जो महत्वपूर्ण पक्ष होता है, सामाजिक व्यवहार का या फिर जो घटना का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है, केवल उसी की व्याख्या करता है, उसी का निर्वचन करता है, पूरी चीज़ों के बारे में नहीं बताता है। कौन? आपका आदर्श प्रारूप। ये इसकी दूसरी विशेषता होती है। तीसरी विशेषता इसकी क्या बताती है कि इसका प्रयोग ऐतिहासिक समस्याओं के अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए किया जाना चाहिए। मतलब बोलते हैं जो इसका हम प्रयोग करते हैं, जो हमारी ऐतिहासिक समस्याएं, पहले की जो समस्याएं थी, तो चूंकि समस्या उस समय की थी और उसी समय उसका हल भी लिखा गया था, तो उस समस्या के लिए वो हल काम करेगा। जरूरी नहीं कि वो उपाय आज भी काम करे। जो उपाय आपके ऐतिहासिक समस्याओं के लिए वर्क कर रहा था, जरूरी नहीं कि वो आज भी काम करे। तो वही बताते हैं कि इसका प्रयोग हम ऐतिहासिक समस्याओं के अध्ययन या विश्लेषण के लिए करते हैं, ठीक है, या किया जाना चाहिए। जो कुछ भी आपको समझ में आए, क्योंकि उसके समय पे वो चीजें चल रही थी तो आप उसकी मदद के लिए वो चीजें अध्ययन कर सकते हैं। कोई भी आदर्श प्रारूप अंतिम नहीं है। मतलब जरूरी नहीं कि एक कोई आदर्श प्रारूप बनाया गया और मान लिया जाए यही अंतिम है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं बन सकता है। समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग ये अपडेट होता रहता है, बदलता रहता है, ठीक है। आगे लिखते हैं, घटनाओं के परिवर्तन के साथ साथ आदर्श प्रारूप भी बदलते रहते हैं। तो ये इसकी तीसरी विशेषता है। समझ में आ गई बात। तीनों विशेषताएं आप जो है आदर्श प्रारूप के बारे में लिख दीजिएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, 3 विशेषता बहुत है, ज्यादा लिखने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, वर्ग संघर्ष के आधार बताइए। वर्ग संघर्ष का क्या आधार रहा है, किस आधार पे वर्ग संघर्ष आपको देखने को मिला है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो इसमें आपको लिखना होगा कि पूंजीपति और श्रमिक वर्ग अथवा शोषक और शोषित अथवा मालिक और मजदूरों में होने वाले संघर्ष वर्ग संघर्ष हैं, वर्ग संघर्ष के प्रमुख आधार हैं। मतलब देखिए, जो वर्ग संघर्ष आपको देखने को मिलता है वो दो समूहों के बीच में देखने को मिलता है। एक तरीके से आप समझ सकते हैं, दो समूह लेंगे, व्यक्ति नहीं लेंगे, दो समूहों के बीच में होता है। जैसे कि पूंजीपति और श्रमिक के बीच में, जो पूंजीपति लोग होते हैं वो श्रमिक लोगों से, चूंकि श्रमिक लोग क्या करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं और पूंजीपति क्या करते हैं, केवल पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। बट जो ज़्यादा मेहनत करता है उसको ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो पैसे लगाता है और इन्वेस्ट करता है, दिमाग लगाता है, उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, और जो श्रमिक लोग होते हैं जो वाकई में ज़्यादा मेहनत करते हैं उनको कम पैसे मिलते हैं। तो इस वजह से पूंजीपति और श्रमिक के बीच में क्या अक्सर आपको संघर्ष देखने को मिलता है, ये वर्ग संघर्ष कहलाता है। ऐसे ही शोषक और शोषित लोगों के बीच में भी देखने को मिलता है। मीन्स आप जितना वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके यहाँ पे जो
छोटे छोटे स्कूल्स चल रहे हैं ना, ये प्राइवेट आप देख रहे होंगे, इंग्लिश माध्यम के स्कूल जो चल रहे हैं, यहाँ पे 2-2 3-3 हज़ार पे मास्टर पढ़ा रहे हैं। अब 2-3 हज़ार पे उनका कैसे काम चलता है वो तो वही जानते हैं, मेहनत तो वो पूरा कितना कर रहे हैं, एक सरकारी स्कूल के मास्टर के बराबर ही तो कर रहे हैं, बट उनको पैसे कितने मिल रहे हैं, 2,000। वहीं पे सरकारी स्कूल के मास्टर को कितने मिल रहे हैं, 60,000। मीन्स आधा भी नहीं मिल रहा है, आधा क्या है, चौथाई भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि हमेशा जो शोषित करता है, जो शोषक होता है और जिसका शोषण होता है, इन दोनों के बीच में भी आपको संघर्ष देखने को मिलता है, ये भी वर्ग संघर्ष कहलाता है। मालिक और मजदूर के बीच में भी आपको संघर्ष देखने को मिलता है, ये भी वर्ग संघर्ष कहलाता है। इसके कुछ आधार हैं जो बताए गए हैं, चूंकि आधार के बारे में ही यहाँ पे पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपका है। तो इसमें आप लिखेंगे पहला आधार क्या है कि वर्ग संघर्ष नवीन परिवर्तनों को जन्म देता है। मतलब जो वर्ग संघर्ष होते हैं ये क्या करते हैं, नए परिवर्तन को जन्म देते हैं। वर्ग संघर्ष नवीन परिवर्तनों को जन्म देता है, ये आपको पहली बात ध्यान में रखना होगा, ये पहला आधार होता है। दूसरा आधार इसका ये होता है कि वर्ग संघर्ष उत्पादन प्रणाली से संबंधित है। वर्ग संघर्ष किससे है, उत्पादन प्रणाली, जिससे जो पैदावार होती है, जिस तरीके से किसी चीज का उत्पादन किया जाता है, उसी प्रणाली से ये अपना संबंध रखता है, जो नए वर्गों की उत्पत्ति का आधार बनता है। क्या करता है, जो नए वर्गों की उत्पत्ति, नए वर्ग कैसे बनते हैं, इसी के अकॉर्डिंग बनते हैं, ठीक है, वर्ग संघर्ष के अकॉर्डिंग। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने मालिक के साथ, अपने समझ सकते हैं बॉस के साथ बगावत करते हैं, और बगावत करके उनके खिलाफ में खड़े हो जाते हैं, और वो एक अपना नया एक तरीके से कह सकते हैं कि वर्ग तैयार करते हैं, अपना नया जो है ग्रुप तैयार करते हैं, ठीक है। तो यही बताते हैं कि ये नए वर्गों की उत्पत्ति का आधार भी बनता है। कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जी हुजूर आप जो कुछ कह रहेंगे, आप आका हैं, मालिक हैं, जो कुछ हैं, आप गला काटना चाहें हमारा काट सकते हैं, कोई दिक्कत, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। वो लोग वैसे ही रह जाते हैं। बट कुछ लोग क्या करते हैं, उनसे संघर्ष करते हैं, कुछ बगावत करते हैं, क्रांति करते हैं, और वो नई चीज़ें पैदा करते हैं, मतलब नए वर्ग पैदा करते हैं, और वो कुछ अलग करके दिखाते हैं, ठीक है। तीसरा आधार इसका बताते हैं भौतिक आविष्कार वर्ग संघर्ष का आधार है। जो ये आपको भौतिक आविष्कार देखने को मिल रहे हैं, जैसे पहले आदमियों की जरूरत ज़्यादा होती थी, ठीक है, किसकी, आदमियों की जरूरत ज़्यादा होती थी वर्क करने के लिए। बट देखिए जो भौतिक आविष्कार हैं, नई नई मशीनें बन के आ रही हैं, उसमें मशीनों की वजह से आदमियों की संख्या कम हो रही है, और इस वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। अब भैया जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पहले 15 व्यक्ति काम करते थे, ठीक है, बट मशीन्स हमारे यहाँ अवेलेबल हो गई, तो अब हमें 8 ही व्यक्ति की जरूरत है, 5 ही व्यक्ति की जरूरत है जो केवल मशीन चलाएं। तो अभी जो हमारे यहाँ पे बाकी लोग 10 लोग जो काम कर रहे थे वो क्या करेंगे, तो वो कहेंगे भैया ऐसा है, आप हमें 20,000 देते थे, आप हमें 10,000 दीजिएगा, हम आपके यहाँ पे काम करेंगे, छोड़ के कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये है वो है फलाना ढिमका, ठीक है। तो ये भी क्या हो रहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि आपने हमें निकाला कैसे, इतने दिन से हम आपके साथ वर्क कर रहे थे, आप हमें निकाल नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, जो भौतिक आविष्कार होता है ये भी वर्ग संघर्ष का एक आधार होता है। चौथा आधार बताते हैं शोषक वर्ग द्वारा निर्मित समाज व्यवस्था में अस्थायित्व नहीं होता है। जो शोषक वर्ग होता है, मतलब जिसका जो शोषण करने वाले लोग होते हैं, उनके द्वारा जो समाज बनाया जाता है, जो समाज व्यवस्था बनाई जाती है, वो क्या होती है, वो अस्थायी नहीं होती है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि सभी लोग उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे मैं शोषक, मान लीजिए मैं शोषक हूँ, ठीक है, किसी का शोषण कर रहा हूँ, किसी एक समाज का पूरे का शोषण कर रहा हूँ, उनसे काम करवा रहा हूँ, उतना पैसा भी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं जो नियम कानून बनाऊंगा वो सभी को थोड़ी पसंद आएंगे। कुछ लोग हो सकते हैं उसमें से बगावत करें कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये भी एक आधार होता है वर्ग संघर्ष का। पांचवा बताते हैं बढ़ता हुआ वर्ग संघर्ष क्रांति को जन्म देता है। क्या होता है, जब ज़्यादा वर्ग संघर्ष बढ़ जाता है, मतलब वर्ग संघर्ष, दो वर्गों के बीच में जब संघर्ष ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो एक क्रांति का नाम ले लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई गांव है, उसका क्षेत्रफल धीरे धीरे बढ़ता गया, और जब बढ़ गया तो वो क्या कहलाएगा आपका, जब आपका क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो वो आपका कहलाता है फिर राज्य कहलाता है, ठीक है। नहीं, गांव का फिर शहर कहलाएगा, शहर से और बड़ा होगा, फिर धीरे धीरे वो राज्य में भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसका क्षेत्र बढ़ा और वो क्या हुआ, क्रांति का नाम ले लेता है, ठीक है। छठा बताते हैं, छठा आधार की वर्ग संघर्ष पूंजीवादी व्यवस्था का पतन करता है।
मतलब जो वर्ग संघर्ष होता है इसका रिजल्ट हमेशा यही आता है कि जो पूंजीवादी लोग थे, जो पूंजीवादी में विश्वास रखते थे कि मैं पूंजी लगाऊंगा और मैं पैसे कमाऊंगा, आप मेहनत करो, आपको पैसे उतने नहीं दिए जाएंगे, तो उनका क्या करता है, पतन करता है। पूंजीवादी लोग क्या होते हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ये आप 6 आधार अगर लिख देते हैं वर्ग संघर्ष के तो आराम से आपका जो है नंबर पूरा पूरा दे दिया जाएगा। जरूरी नहीं कि आपको 20 लिखने ही पड़े। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इसी में जो चौथा नंबर आपका पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि विज्ञानों का वर्गीकरण क्या है। ठीक है, विज्ञानों का वर्गीकरण क्या है आपको यहाँ पर बताना है। ये चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए आपको लिखना होगा कि कांट ने विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए 2 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। मतलब कांट महोदय क्या कहते हैं कि जो विज्ञान का वर्गीकरण अगर आप करना चाहते हैं तो उसका वर्गीकरण आप 2 सिद्धांतों के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। पहला उन्होंने बताया है निर्भरता का वृद्धि क्रम। ठीक है, क्या निर्भरता का वृद्धि क्रम, ये आपका पहला सिद्धांत हो जाता है। दूसरा सिद्धांत बताते हैं घटती हुई सामान्यता तथा बढ़ती हुई जटिलता, ये आपका दूसरा सिद्धांत हो जाता है। इन दो सिद्धांतों के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, जो है विज्ञान का वर्गीकरण कर सकते हैं। उपयुक्त दोनों सिद्धांतों के आधार पर समस्त विज्ञानों को एक संस्करणात्मक क्रम में निम्नलिखित में रखा गया है, जो यहाँ पर बताया गया है। पहला जो यहाँ पर बताते हैं विज्ञान का ही एक भाग है गणित। गणित भी विज्ञान का एक भाग है। खगोल शास्त्र ये भी विज्ञान के अंतर्गत आता है। भौतिक शास्त्र ये भी आता है। रसायन शास्त्र, ठीक है, प्राणी शास्त्र और समाज शास्त्र, ये 6 आपके जो भाग दिखाई पड़ रहे हैं, जो 6 प्रकार दिखाई पड़ रहे हैं, ये विज्ञान के ही वर्ग हैं। ठीक है, विज्ञान के ही शाखा है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप विज्ञान के वर्गीकरण के बारे में बता दीजिएगा। 5वां नंबर प्रश्न यहीं पे पूछ रहा है समाज के एक मिनट, हाँ 5वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है समाज के स्वयवी सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। स्वयवी सिद्धांत को आपको यहां पर बताना है। ठीक है, नहीं स्वयवी सिद्धांत के बारे में पूछे ही नहीं है। क्या पूछा गया है, समाज के स्वयवी एकता के मध्य अंतर बताइए। ठीक है, स्वयवी एकता के अंतर्गत आपको अंतर बताना है। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा जो है गलत लिख दिया गया है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि समाज के स्वावयवी सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे गलत कर दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। या फिर स्वावयवी एकता के साथ में किसके बारे में पूछ सकता है, यांत्रिक एकता और स्वावयवी एकता में दोनों में अंतर पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। एकता के मध्य अंतर भी पूछा जा सकता है और स्वावयवी सिद्धांत के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल स्वावयवी एकता के बारे में हम जानेंगे कि स्वावयवी सिद्धांत क्या है, हमें यहाँ पे जानना है। ठीक है, तो स्वावयवी सिद्धांत जो है इसका मतलब आप मोटा जानिए तो कहा जाता है कि समाज का जो अर्थ है वो हमारे शरीर से लिया जाता है। जैसे हमारे शरीर में जिस प्रकार से अंग हैं वैसे समाज में भी अंग पाए जाते हैं। ठीक है, इसको अगर आप लिखना चाहें किताबी भाषा में तो लिख सकते हैं कि स्पेंसर के अनुसार समाज एक सावयव की भांति है, मीन्स शरीर की तरीके से है। ठीक है, इसकी संरचना और कार्य भी शरीर की भांति है। किसके भांति, जो इसकी संरचना की गई है और जो इसके कार्य करने का तरीका है वो भी एक शरीर के तरीके से ही किया गया है। समाज में सावयव सिद्धांत का उल्लेख स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में किया है। किसमें किया है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में स्पेंसर महोदय की एक बुक आई थी जो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी रही उस समय पे। ठीक है, तो उसमें उन्होंने सावयव सिद्धांत के बारे में जो है चर्चा की है। ठीक है, आगे लिखना है आपको कि स्पेंसर की मान्यता थी कि यदि हम समाज को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो उसकी तुलना शरीर से करके ही ऐसा कर सकते हैं। मतलब कहते हैं स्पेंसर महोदय अपनी उस बुक में लिखते हुए कहते हैं, किसमें, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में लिखते हैं कि अगर आप समाज को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो उसकी तुलना आप अपने शरीर के साथ कर सकते हैं, अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो। ठीक है, आगे उन्होंने लिखा है, स्पष्ट करते हुए लिखा है, पहला चीज़ बताया है कि शरीर
की छोटी इकाई कोशिका है और समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार है। ठीक है, अब हम शरीर से तुलना करना शुरू करेंगे। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार, और शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। ठीक, चलिए दूसरा बताते हैं कि दोनों का उद्विकास प्रक्रिया एक जैसी है, मतलब दोनों जैसे डेवलप होते हैं, एक ही जैसे डेवलप होते हैं, चाहे समाज हो और चाहे शरीर हो, दोनों एक ही जैसे डेवलप होते हैं, उसमें अंतर नहीं होता है। तीसरा बताते हैं दोनों की संरचना में सुनिश्चितता है, मतलब पहले से ही तैयार सुनिश्चित कर लिया जाता है कि इनकी संरचना कैसे होगी, हाथ होंगे, पैर होंगे। ठीक उसी प्रकार से समाज भी दोनों समाज और शरीर दोनों का क्या होती है? सुनिश्चितता होती है संरचना में। ठीक है, चौथा लिखते हैं कि दोनों का विकास एक निश्चित क्रम में हुआ है, चाहे शरीर हो और चाहे समाज हो, दोनों का जो विकास है वो कैसा हुआ है? वो एक निश्चित क्रम में होता है। ऐसा नहीं कि कहीं अलग हाथ पहले बढ़ जाए, पांव बाद में बढ़े, ऐसे ही समाज का कोई एक अंग पहले बढ़ जाए और कोई एक अंग बाद में बढ़े। ठीक है, सभी लोग एक सीक्वेंस में बढ़ते हैं, एक निश्चित क्रम में बढ़ते हैं। पांचवा बताते हैं शरीर और समाज के प्रत्येक अंगों के अलग अलग कार्य हैं। जैसे शरीर के हमारे प्रत्येक अंग के अलग कार्य होते हैं, हाथ का कार्य होता है किसी चीज को करना, आंख का कार्य होता है देखना, कान का सुनना। ठीक है, उसी प्रकार से जो समाज के हमारे अंग होते हैं उनका भी अपना अपना कार्य होता है। छठा बताते हैं शरीर और समाज दोनों के सभी अंग परस्पर संबंधित होते हैं। जैसे शरीर, अब मान लीजिए कोई चीज आपने देखा, आंख से देख रहे हैं, खाना कौन चाह रहा है? आपका जीभ जो है स्वाद चाहती है, जाएगा कहाँ पे? पेट में। तोड़ेगा कौन? हाथ तोड़ेगा। तो सभी क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वैसे ही समाज के भी सभी अंग क्या होते हैं? एक दूसरे से संबंधित होते हैं, बिना एक दूसरे की सहायता के वो कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। सातवां बताते हैं दोनों ही समय के साथ रुग्ण होते हैं, ठीक है, और नष्ट हो जाते हैं। मतलब रुग्ण मतलब कि रोगी हो जाते हैं। तो शरीर भी समय के साथ साथ रोगी हो जाता है या पुराना हो जाता है, जो कुछ भी आप कहना चाहें, और धीरे धीरे करके नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से समाज भी समय के साथ साथ क्या होता है? रोगी हो जाता है और धीरे धीरे करके पुराना होकर के खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको ये चीज़ें पता रहेंगी तो हो सकता है, देखिए किसी चीज़ के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत पहले से जानते हैं तो बना करके भी लिख लेंगे, बना चुना के लिख लेंगे थोड़ा बहुत। बट अगर आपको थोड़ा भी नहीं पता है सावयवी मतलब कि होता क्या है, तो सावयवी आपको पता हो गया कि एक शरीर से जो है समाज की तुलना की जाती है, वही सावयवी सिद्धांत कहलाता है। किसने दिया था? स्पेंसर महोदय ने दिया था। अब ये थोड़ी बहुत चीज़ें अगर आपको पता होगी तो आप बाकी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के लिखते चले जाएंगे, कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत पता होना आवश्यक है। तो वही थोड़ा बहुत ही अगर आप जान जाते हैं तो आपके लिए बहुत होगा। ठीक है, चलिए छठा नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है, कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है? आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने एक ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है, उसके बारे में हमें बताना है। तो आप लिखेंगे ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ, हेडिंग डालेंगे। ठीक है, उसमें आप लिखेंगे कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या अर्थात इतिहास की आर्थिक व्याख्या। मतलब बताते हैं कि इतिहास की जो भौतिकवादी व्याख्या की गई है उसको आप एक तरीके से बता सकते हैं कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या मीन्स इतिहास में जो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी उस समय, देखिए जो समूह थे वो कैसे वर्क करते थे, अर्थव्यवस्था उसके मतलब वहाँ पे कैसे, जैसे आज की अर्थव्यवस्था है ना कि कहाँ पे कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कैसे इन्वेस्ट होते हैं, ठीक उसी प्रकार से तब की भी थी। ठीक है, उसी को ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा जाता था। कार्ल मार्क्स ने इतिहास को एक प्रक्रिया माना है। क्या माना है? कार्ल मार्क्स जो थे वो इतिहास को एक प्रक्रिया मानते थे जो अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं से इस अर्थ में भिन्न है कि वह मनुष्य के लक्षणों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाली क्रिया है। मतलब बोलते हैं कि जो कार्ल मार्क्स थे वो इतिहास को एक प्रक्रिया मानते थे, पहली बात, और बताते हैं कि ये जो एक प्रक्रिया है ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं के से अलग है। क्या है? जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं उनसे ये प्रक्रिया क्या है? दोनों अलग हैं। वह जो है मनुष्य को लक्षणों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली प्रक्रिया थी। कौन सी? आपकी जो आपकी आर्थिक प्रक्रिया थी, जिसको आप इतिहास की आर्थिक व्याख्या जिसे आप कहते थे या ऐतिहासिक भौतिकवाद कहते थे, उसमें जो प्रक्रिया की जाती थी उसका लक्ष्य क्या होता था कि मनुष्य के जो लक्षण है उनकी प्राप्ति की जा सके। ठीक है, आगे लिखते हैं, मार्क्स इतिहास को मात्र साहसी योद्धाओं, राष्ट्रों या सम्राटों, ठीक है, राष्ट्रों या सम्राटों के
क्रियाकलापों का लेखा नहीं मानता, बल्कि कार्ल मार्क्स जो है वो मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद इस प्रश्न का उत्तर देता है कि वह कौन सा भौतिक प्रभाव है जो इतिहास की घटनाओं का संचालन एवं नियमन करता है। मतलब जो आपके कार्ल मार्क्स हैं वो इतिहास को केवल ये नहीं मानते हैं कि योद्धा जो हुआ करते थे, बड़े बड़े राष्ट्र होते थे, सम्राट होते थे, उनके क्रियाकलाप के बारे में या उनका जो लेखा जोखा होता था उनके बारे में जानना, ये इतिहास नहीं मानते हैं कौन, कार्ल मार्क्स, बल्कि वो मानते हैं कि जो हमारा मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद है वो हमें इन प्रश्नों का जवाब देता है कि वह कौन सी भौतिक प्रभाव है, ठीक है, कौन सा भौतिक प्रभाव है जो कि इतिहास की घटनाओं का संचालन व नियमन करता है। मतलब कौन सा ऐसा भौतिक प्रभाव रहा है जो हमारे इतिहास की घटनाएं हुई हैं उनका संचालन भी करा है और उनका नियमन भी करा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में बता दीजिएगा। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करें। अगला प्रश्न आपका यहीं पर कहता है, क्या कहता है कि प्रत्यक्षवाद से कांट का क्या अभिप्राय है, आपको यहां पर बताना है, ठीक है। ऊपर हो जा भाई। हाँ, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि प्रत्यक्षवाद से कांट का क्या अभिप्राय है, आपको बताना है। ये 7वां नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करते रहो साथ में, और कमेंट में बताओ कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर घटनाओं की व्याख्या करना और उन्हें समझना ही कांट का प्रत्यक्षवाद है। मतलब बोल रहे हैं कि पहले आप निरीक्षण करें, फिर उनका परीक्षण करें और उसके बाद प्रयोग करें और फिर क्या करें, आप उनका वर्गीकरण। अगर इस आधार पे, इन चीज़ों के आधार पे घटनाओं की अगर आप व्याख्या करते हैं और उन्हें समझते हैं तो यही आपका क्या कहलाता है, कांटे का प्रत्यक्षवाद कहलाता है, ठीक है। रोलिन चैम्बलिस ने प्रत्यक्षवाद की निम्न विशेषताएं बताई हैं जो यहाँ पर आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है। प्रत्यक्षवाद का अभिप्राय तो हमने 2 ही लाइन में समाप्त कर दिया, बट हमको कम से कम 3-4 लाइन तो चाहिए ही ना, तो उसमें हम क्या कर देंगे कि रोलिन चैम्बलिस ने प्रत्यक्षवाद की निम्न विशेषताएं भी बताई हैं, उसमें से कुछ विशेषताएं आप जोड़ भी सकते हैं। पहली विशेषता उन्होंने बताया है कि प्रत्यक्षवाद अलौकिक शक्तियों से असंबंधित होने के कारण अनीश्वरवादी नहीं है। मतलब बोलते हैं कि जो आपका प्रत्यक्षवाद है वो अलौकिक, एक होता है लौकिक, एक होता है अलौकिक। लौकिक मीन्स जो हमारा भौतिक समाज जो आप देख रहे हैं ये हमारा लौकिक कहलाता है, और अलौकिक कहलाता है जो हम मानते हैं कि ऊपर कहीं पे है, जिसको स्वर्ग, नर्क, देवों का स्थान, जो कुछ भी आप मानते हो तो वो हमारा अलौकिक कहलाता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि अलौकिक शक्तियों से असंबंधित है, मतलब उनसे अपना ये कोई संबंध नहीं रखता है और इसके कारण ये अनीश्वरवादी नहीं है। इसके कारण ये अनीश्वरवादी नहीं है, मतलब कि ये ईश्वरवादी है, ईश्वर को मानता भी है, ठीक है। आगे यहीं पर लिखते हैं दूसरी जो इसकी विशेषता लिखते हैं, वो लिखते हैं कि यह भाग्यवादी नहीं है। मतलब ये भाग्य में विश्वास बिल्कुल भी नहीं रखता है कि भाग्य नाम की कोई चीज होती है। तीसरा बताते हैं यह आशावादी नहीं है, मतलब ये भी नहीं कहता है कि आप किसी चीज की आस लेकर के बैठे रहें, ये होगा होगा होगा, जो होना है वो कीजिए आप, ठीक है। आशावादी नहीं है। चौथा आप लिखेंगे यह भौतिकवाद भी नहीं है। यह क्या नहीं है, भौतिकवाद भी नहीं है, क्योंकि यह भौतिक शक्तियों को बौद्धिक शक्तियों के अधीन मानता है। मतलब ये भौतिकवादी भी नहीं है, ये मानता है कि जो भौतिक शक्तियां हैं, जो हमारे समझ लीजिए कि समाज में इसमें जो शक्तियां घूम रही हैं ये हमारे बुद्धि शक्तियों के अधीन है, हमारे अधीन है। हमारी बुद्धि चाहे तो इनको किसी तरफ भी घुमा सकती है, तो इसलिए भौतिकवाद को भी नहीं मानता है। पांचवा लिखते हैं कि इसका संबंध वास्तविकता से है। किससे है, वास्तविकता से है, ये इसकी पांचवी विशेषता होती है। छठी विशेषता बताते हैं कि इसका संबंध ज्ञान, उपयोगी ज्ञान से है, ना कि समस्त ज्ञान से है। मतलब बोलते हैं कि बहुत सारे ज्ञान समाज में पड़े हुए हैं, बहुत सारे समाज में ज्ञान पड़े हुए हैं, इतना पड़े हुए हैं कि अगर इकट्ठा करना चाहें तो इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो उसमें से जो उपयोगी है उन्हीं को ये प्रायिकता देता है, उन्हीं को मानता है, बाकी चीजों को वो नहीं मानता है। वो कहता है सारी चीजें फर्जी हैं, बेकार हैं। सातवां बताते हैं इसका संबंध यथार्थ ज्ञान से है। किससे है, यथार्थ ज्ञान से, जो सत्य है, जिसका कोई अर्थ है, ठीक है, यथार्थ है, उससे मानता है। जो चीजें क्या है, केवल बातों बातों में, हवा हवा में होती हैं, उन चीजों को ये नहीं मानता है। आठवां बताते हैं इसका संबंध
सापेक्ष से है ना कि निरपेक्ष से है। मतलब जो हमारे आगे है उससे मानता है, जो हमारे पीछे है मतलब हम जो चीज़ों को नहीं देख पाते हैं उनके बारे में ये बातें ही नहीं करता है। कौन? आपका प्रत्यक्षवाद। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये बता सकते हैं। 8वां नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि सत्ता के प्रारूप या प्रकार बताइए। सत्ता के प्रारूप, आपको सत्ता का प्रारूप बताना है या फिर उसके प्रकार बताना है। ये आपका 8वां नंबर प्रश्न है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रारूप नहीं, स्वरूप है। सत्ता का स्वरूप या फिर प्रकार आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि मैक्स वेबर का मानना है कि सत्ता शक्ति का संस्थापक, ठीक है, जो सत्ता शक्ति होती है उसका संस्थापक और कानूनी रूप है। क्या है? और कानूनी रूप है, यानी सत्ता ही शक्ति है। क्या मानते हैं कि सत्ता जो होती है वही शक्ति का संस्थापक होती है और वही सत्ता ही आपका क्या होती है, इसका कानूनी रूप होता है। यानी कि सत्ता ही क्या कहलाती है, आपकी शक्ति कहलाती है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे इसके निम्न प्रकार हैं। ठीक है, चूंकि इसके प्रकार के बारे में पूछा गया है, सत्ता के प्रकार के बारे में, तो पहला प्रकार बताया गया है क्षेत्रीय आधार पर सत्ता। ठीक है, किसके? क्षेत्रीय आधार पर सत्ता पहला आपका है। इसमें आप लिखेंगे कि स्थानीय स्तर पर सत्ता, राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सत्ता। 3 प्रकार की सत्ता इसमें भी होती है। एक स्थानीय पे होती है, एक राष्ट्रीय पे होती है और एक अंतरराष्ट्रीय। 3 प्रकार की सत्ता होती है, 3 स्तर पर होती है। ठीक है, दूसरा बताते हैं संविधान के आधार पर सत्ता। इसमें बताते हैं कितनी 2 सत्ताएं होती हैं। संवैधानिक स्वरूप, संवैधानिक रूप में सत्ता होती है और एक आपका कानूनी प्रक्रिया के रूप में होती है। ठीक है, तीसरा जो सत्ता का प्रकार बताते हैं वो बताते हैं राजनैतिक आधार पर सत्ता। ठीक है, इसमें भी 2 प्रकार बताए जाते हैं, एक राजनैतिक दृष्टिकोण और दूसरा प्रशासनिक दृष्टिकोण। इस प्रकार से आप सत्ता के स्वरूप और इसके प्रकार के बारे में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 9वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है दुर्खीम के श्रम विभाजन से क्या तात्पर्य है, आपको यहाँ पर बताना है। दुर्खीम का जो श्रम विभाजन था उससे आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो आप लिखेंगे दुर्खीम ने सामाजिक आधार पर श्रम विभाजन को प्रस्तुत किया है। किसके आधार पर? हमारे समाज के आधार पर ही उन्होंने श्रम विभाजन को प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समाज के संचालन के लिए प्रत्येक व्यक्ति या समूह के कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब कहते हैं कि अगर आप समाज का संचालन करना चाहते हैं तो उसके लिए जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी समूह हैं, उनके सभी के कार्य अलग अलग होने चाहिए, परंतु उनमें समायोजन होता है। दुर्खीम का श्रम विभाजन कहलाता है। और बताते हैं कि उसमें क्या होता है, अलग अलग तो होते ही हैं लेकिन उनमें क्या होता है, समायोजन होता है। मतलब एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इस वजह से जो है ये क्या कहलाता है आपका, ये आपका दुर्खीम का श्रम विभाजन कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से बता सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप समझना चाहें तो कह सकते हैं कि किसी संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारी, जिसको हम अधिकारी भी कहते हैं, कि कार्य भिन्न भिन्न है, अलग अलग भी कार्य होते हैं। ठीक है, जैसे कि संस्था निदेशक का कार्य क्या होता है, निर्देशन देना होता है। संस्था प्रबंधक का कार्य क्या होता है, प्रबंधक का प्रबंधन करना होता है। संस्था में लिपिकों का कार्य क्या होता है, पत्राचार या फिर सूची तैयार करना होता है। ठीक है, तथा चपरासी का कार्य क्या होता है, संस्था के उपरोक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा करना। मतलब जैसे पानी चाय की व्यवस्था करना, खाना लाना, कुर्सी लाना, ये सारी कार्य करना। ठीक है, जिसके लिए उन्हें निश्चित राशि दी जाती है। मतलब इनके लिए इनके पद के अकॉर्डिंग क्या की जाती है, इनकी राशि भी तय की जाती है कि आपको इतना रुपये सैलरी दी जाएगी, इतने रुपए सैलरी दी जाएगी। ठीक है, राशि भी क्या की जाती है, निश्चित होती है। इस प्रकार कार्यों में भिन्नता के बावजूद भी सभी संस्था में समायोजित यानी जुड़े रहते हैं। मतलब बोलते हैं इस प्रकार से अगर देखें तो कार्यों में भिन्नता होने के बाद भी ये एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, अलग नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि चपरासी हैं तो उनका कार्य केवल क्या होगा, पानी ला के रख जाएंगे, अब जिसका मर्जी का है वो पिए, जिसका मर्जी का है ना पिए। मतलब संबंधित होते हैं, एक दूसरे की सहायता लेकर ही कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अगस्त कामते, ठीक है, किसका, अगस्त कामते, यहाँ पे ये चांद बिंदी नहीं लगेगा, ये गलती से लग गया है। अगस्त कामते की प्रसिद्ध रचना के बारे में आपको यहाँ पर बताना है कि प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनके बारे में यहाँ पर आपको चर्चा करनी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ये अति लघु उत्तरीय का आपका आखिरी प्रश्न है। तो इसमें आप लिखेंगे कि अगस्त कामते जो थे
वो फ्रांस के समाजशास्त्री थे। कहाँ के थे? फ्रांस के समाजशास्त्री थे। इनकी 2 रचनाएं सर्व प्रसिद्ध हैं। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन कौन सी हैं? 2 रचनाएं हैं। पहला है पॉजिटिव फिलॉसफी और दूसरी आपकी है पॉजिटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, पहली क्या है? पॉजिटिव फिलॉसफी और दूसरी क्या है? पॉजिटिव पॉलिटिक्स। ये 2 इनकी जो रचनाएं थी ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भी थीं, जिनमें कांट ने समाज के दर्शन एवं राजनीति में वैज्ञानिकता के विचार प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, इसका ज्वलंत उदाहरण जो है काम्टे द्वारा दिया गया प्रत्यक्षवाद है। और इसका ज्वलंत उदाहरण मतलब कि उस समय का सबसे अच्छा उदाहरण अगर आप देखना चाहते हैं तो काम्टे ने एक आपको जो है प्रत्यक्षवाद दिया है, वो उसका अच्छा खासा उदाहरण है। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका अति लघु उत्तरीय वाला सेक्शन मतलब कि 10 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है। तो आपकी ये 10 क्वेश्चंस कितने के हो जाते हैं? मान के चलिए कि आपके 30 नंबर के हो जाते हैं। 10 क्वेश्चंस आपके 30 नंबर के हो जाते हैं। अब जैसे ही आपका खंड आ समाप्त होता है, वहीं से आपका खंड बा स्टार्ट हो जाता है। खंड बा के ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं, जिसको हम लघु उत्तरीय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं? लघु उत्तरीय के नाम से जानते हैं खंड बा को। इसमें भी आपको सभी प्रश्न करने रहते हैं और प्रत्येक प्रश्नों का जवाब आपको 200 शब्दों में देना रहता है। ठीक है, चलिए इसमें जो आपका पहला प्रश्न है, मीन्स पहले प्रश्न में तो आपका सारा अधिलघु उत्तरीय प्रश्न आ गया। लघु उत्तरीय का मतलब पूरे क्वेश्चन पेपर का दूसरा प्रश्न कह सकते हैं और लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न कर सकते हैं। क्या है कि काम्ट की सामाजिक पुनर्निर्माण योजना पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, क्या आपको लिखना है कि काम्ट की जो सामाजिक पुनर्निर्माण योजना है उसके ऊपर टिप्पणी लिखना है, या अथवा करके इसी में एक दूसरा प्रश्न भी पूछ लिया गया है। क्या पूछ लिया गया है कि काम्ट द्वारा प्रतिदिन 3 स्तरों के नियम की विवेचना कीजिए। ठीक है, सॉरी प्रतिपादित, प्रतिदिन कह दिए हैं यहाँ पे। क्या कह रहे हैं कि काम्ट के द्वारा प्रतिपादित 3 स्तर के जो नियम थे उनकी विवेचना भी आपको करनी है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अथवा लगा दिया गया है तो यानी 2 नंबर क्वेश्चन में मर्जी कहे तो आप ये काम्ट की जो सामाजिक पुनर्निर्माण योजना है इसके बारे में बता सकते हैं, या जो काम्ट द्वारा प्रतिपादित 3 स्तरों का नियम है इसके बारे में आप बता सकते हैं। दोनों में से पेपर में केवल एक के बारे में लिखना होगा, बट मैं आपको यहाँ पर दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, दोनों के बारे में आपको यहाँ पे वाकिफ करवाऊंगा। पहले तो काम्ट की जो सामाजिक पुनर्निर्माण योजना है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे काम्टे। ठीक है, काम्टे समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था और पुनर्निर्माण का विज्ञान मानना चाहते थे। जो आपके काम्ट महोदय थे ये समाजशास्त्र को क्या मानते थे? सामाजिक व्यवस्था और जो पुनर्निर्माण है इसका विज्ञान मानना चाहते थे। ठीक है, वे सामाजिक पुनर्निर्माण द्वारा सामाजिक समस्याओं के समाधान के पक्षधर थे। मतलब जो सामाजिक पुनर्निर्माण होता है उसी के द्वारा जो हमारी सामाजिक समस्याएं होती हैं उनका समाधान ढूंढा जाए, इसी के पक्ष में वो रहते थे हमेशा। कौन? आपके काम्टे महोदय। ठीक है, आइए आपको लिखना होगा वे समाज की मूल व्यवस्था का मूल साधन नैतिकता को मानते थे। समाज की जो हमारी मूल व्यवस्था होती है उसका मूल साधन कौन होता है? नैतिकता होता है। ये आपकी कौन मानते थे? काम्टे महोदय जी मानते थे। काम्टे एक सैद्धांतिक चिंतक के साथ साथ व्यवहारिक भी थे। मतलब ऐसा नहीं है कि काम्टे केवल सैद्धांतिक चिंतक ही थे, वो सैद्धांतिक भी थे और व्यवहारिक थे। देखिए सैद्धांतिक और व्यवहारिक 2 चीजें होती हैं, अलग अलग होती हैं। अगर इनको आप समझना चाहें तो सरल भाषा में समझ सकते हैं कि कोई भी आपके दादाजी थे, वो बता गए कि कोई चीज़ ऐसी ही होती है तो आप उसको सत्य मान लिए हैं और उसी को एक्सेप्ट कर लिए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बता दिया कि उन्होंने बता दिया कि पहले के समय पे हम लालटेन के आगे पढ़ते थे, या फला भैया लालटेन के आगे बैठ के पढ़े हैं। ठीक है, दीपक जला के पढ़े हैं और वो फले पोस्ट पर जाकर के पहुंच गए। तो अब जरूरी नहीं कि दादा ने जो बताया उसी को आप अपना सिद्धांत मान लें और आप भी दीपक के उजाले में पढ़ें। आज व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं। आज आपके सामने लाइट है, एलईडी बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, रॉड है, जो कुछ भी आप जलाना चाहें वो जला सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप लालटेन या दिया ही जलाएं। ठीक है, तो ये आपका सैद्धांतिक हो गया। और जो लोग आपके क्या होते हैं? व्यवहारिक होते हैं। व्यवहारिक लोग क्या करते हैं? वो बताई हुई चीज़ों को नहीं मानते, वो करके देख लेते हैं, वो सबसे बढ़िया होता है। वो उसमें उनका अगर आंसर आ गया तो मान लेंगे हाँ ये चीज़ें ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो 2 प्रकार के होते हैं। तो बताते हैं काम्टे महोदय सैद्धांतिक भी थे, सैद्धांतिक चिंतक भी थे और साथ ही साथ व्यवहारिक भी थे। आगे आपको लिखना होगा कि काम्टे के समय जब
फ्रांस एवं औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पूरे यूरोप में सामाजिक मूल्यों का पतन और नवीन सामाजिक मूल्यों का क्या होने रहा, जन्म हो रहा था। ऐसी स्थिति में काम्टे एक ऐसे समाज की संरचना करने की आवश्यकता महसूस करने लगे जिसमें नवीन सामाजिक मूल्यों की अधिकता हो। मतलब बोलते हैं कि जो समय फ्रांस और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, मतलब पहले क्या हुआ कि जो फ्रांस में जो है औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसके फलस्वरूप यूरोप की सामाजिक जो मूल्य था उनका क्या होता जा रहा था, पतन होता जा रहा था। पहले के जो मूल्य बनाए गए थे, पहले के जो सिद्धांत बनाए गए थे, उनका पतन हो रहा था और नए सामाजिक मूल्य क्या हो रहे थे, जन्म ले रहे थे उस समय। तो ऐसी स्थिति में काम्टे को ऐसा लगता था, काम्टे महोदय जी को ऐसा लगता था कि समाज की रचना करने की आवश्यकता है, कुछ ऐसे समाज की रचना करने की आवश्यकता है जिसमें नवीन सामाजिक मूल्य क्या हो, अधिक हों। पुराने अब नहीं शामिल करेंगे, हम कुछ नए चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें नए सामाजिक मूल्यों की अधिकता ज़्यादा हो। ठीक है, ये आपके कौन मानते थे, काम्टे महोदय जी मानते थे। इसी समय काम्टे ने सामाजिक आवश्यकता के अनुसार सामाजिक पुनर्निर्माण की रचनात्मक योजना प्रस्तुत की। इसी समय क्या किया इन्होंने, जो काम्टे महोदय थे, इन्होंने सामाजिक आवश्यकता को देखते हुए उसी के अनुसार क्या किया, उन्होंने सामाजिक पुनर्निर्माण की रचनात्मक योजना क्या की, हम लोगों के सामने प्रस्तुत की। उन्हें यह विश्वास था कि जब तक सामाजिक समस्याओं का वास्तविक आधार ज्ञात न होगा तब तक पुनर्निर्माण की कोई योजना सफल नहीं होगी। वो ये मानते थे कि जब तक सामाजिक समस्याएं क्या थीं, उनका वास्तविक आधार हम नहीं जान पाएंगे, सामाजिक जो समस्याएं थीं उनका अगर हम वास्तविक आधार नहीं जान पाएंगे तब तक हम उनका पुनर्निर्माण कितना भी करें वो सफल नहीं होगा। पुनर्निर्माण किसी भी प्रकार से सफल नहीं हो सकता है। काम्टे के अनुसार बताते हैं कि समाज का पुनर्निर्माण केवल ज्ञान के आधार पर ही संभव हो सकता है और ज्ञान केवल प्रत्यक्षवादी सिद्धांतों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। काम्टे के अनुसार क्या था, जो समाज का अगर आप पुनर्निर्माण करना चाहते हैं तो वो केवल ज्ञान के आधार पर ही संभव है और ज्ञान केवल प्रत्यक्षवादी सिद्धांत द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और किसी के अलावा आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा काम्टे जी का मानना भी था। ठीक है, आगे आप लिखेंगे कि काम्टे ने सामाजिक पुनर्निर्माण योजना में सामाजिक सुधारों एवं प्रगति के विभिन्न क्षेत्रों, कारकों एवं प्रणालियों पर विस्तृत प्रकाश डाला। मतलब बोलते हैं जो काम्टे महोदय थे उनका जो सामाजिक पुनर्निर्माण योजना थी उसमें सामाजिक सुधार करने के लिए एवं उसमें प्रगति के लिए क्या किया, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों और कई सारे ऐसे कारक थे, कई ऐसी प्रणालियां था जिन पर उन्होंने विस्तृत प्रकाश डाला। मतलब विस्तृत रूप से हमें बताने की कोशिश की, हमें परिचित कराने की कोशिश की। उनका मत है कि समाजशास्त्र का उद्देश्य केवल सामाजिक घटनाओं का अध्ययन कर ज्ञान में वृद्धि करना ही नहीं, वरन उस ज्ञान का उपयोग मानव जीवन की प्रगति के लिए किया जाना चाहिए। मतलब मानते हैं कि उनका यह मत था, क्या मत था, कि समाजशास्त्र का उद्देश्य केवल सामाजिक घटनाओं का अध्ययन कर ज्ञान वृद्धि करना ही नहीं होना चाहिए। मतलब कहते हैं कि उनका जो आप क्या करते हैं, समाजशास्त्र का अर्थ क्या मानते हैं कि जो सामाजिक घटनाएं होती हैं हम उनका अध्ययन करें और उनसे हम क्या करें, अपने ज्ञान में वृद्धि करें। नहीं, इसका ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वरन बताते हैं, इसके अलावा बताते हैं, उस ज्ञान का हम क्या करें, जो आपसे उस ज्ञान, वहां पे जो ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं उस ज्ञान का उपयोग मानव जीवन की प्रगति के लिए किया जाना चाहिए। जो मानव जीवन है उसमें सुधार हो सके, उसमें प्रगति हो सके, मानव जीवन आगे बढ़ सके, इसलिए उसमें उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। सामाजिक पुनर्निर्माण में काम्ट ने सामाजिक प्रगति, शिक्षा, मानवता का धर्म, परिवार, विवाह, स्त्रियों की स्थिति, धर्म आदि का विस्तृत उल्लेख किया है। मतलब बोल रहे हैं जो सामाजिक पुनर्निर्माण है उसमें काम्टे महोदय ने सामाजिक प्रगति के बारे में चर्चा की है, शिक्षा के बारे में चर्चा की है, मानवता का धर्म जो है उसके बारे में विस्तृत रूप से उल्लेख किया है, परिवार के बारे में उल्लेख किया है, विवाह, स्त्री की स्थितियों और धर्म के बारे में भी क्या किया है, विस्तृत रूप से उल्लेख किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। एक एक चीज के बारे में जब आप जानेंगे, प्रगति के पर विचार उन्होंने कैसा किया, शिक्षा पर विचार कैसे किया, मानवता का धर्म कैसे बताया, परिवार के बारे में क्या बताया, विवाह के बारे में क्या बताया, स्त्रियों की स्थिति के बारे में, तो ये जो आपका क्वेश्चन आंसर का सीरीज है ये इतना लंबा हो जाएगा कि आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से इसमें से आप एक आध दो चीज़ के बारे में बताना चाहें तो बता भी सकते हैं, जैसे प्रगति पर उनका विचार कैसा रहा है, मानव एवं स्त्रियों की स्थिति परिवार एवं स्त्रियों की स्थिति पर कामते जी का क्या विचार रहा है, इन सारी चीज़ों के ऊपर। उसके बाद आप मानवता का धर्म क्या रहा है उनका, इन सारी चीज़ों के ऊपर आप बता सकते हैं। बट अगर एक एक चीज़ को आप बताना शुरू करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। वैसे इसमें से जो पहला है सामाजिक प्रगति, कहो उसके बारे में बता दें। शिक्षा, मानवता का धर्म, परिवार, विवाह या स्त्रियों की स्थिति या धर्म, इसमें से किसी के ऊपर बता देते हैं। ठीक है, परिवार, विवाह, ठीक है, परिवार हुआ, विवाह हुआ, स्त्रियों की स्थिति हुआ, धर्म हुआ, शिक्षा हुआ। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में तो सभी जानते हैं। हम मानवता धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। ये थोड़ा आपको हो सकता है टॉपिक थोड़ा अलग लगे, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा मानवता का धर्म। इसमें आप लिखिएगा कि कांट मानवता के धर्म में ऊंच नीच, भेदभाव, अपने पराये, जाति प्रजाति आदि भावनाओं का कोई स्थान नहीं होगा। मतलब बोलते हैं जो कामटे का मानवता है, मानवता का धर्म है, उसमें ना तो कोई ऊंचा होगा ना कोई नीचा होगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं देखा जाएगा, ना कोई अपना होगा ना पराया होगा, ना किसी प्रकार की जाति होगी ना प्रजाति होगी। इन प्रकार की जो भावनाएं होती हैं इनका कोई स्थान नहीं होगा और सभी व्यक्ति अपने को मानवता का सेवक समझेंगे। केवल सभी लोग यही मानेंगे कि हम भी एक मनुष्य हैं और सामने वाला भी एक मनुष्य है और हम इसकी जितनी मदद कर सकें वो करें, हम करें, और वो हमारी जितनी मदद कर सके वो करे। ऐसा वो मानवता का धर्म के अंतर्गत चाहते हैं। मानवता के धर्म में पुरोहित होंगे, क्या होंगे, कोई एक पुरोहित होगा। ठीक है, किंतु वे धर्मशास्त्री नहीं वरन वैज्ञानिक, कलाकार एवं समाजशास्त्री होंगे। मतलब बोलते हैं कि जो पुरोहित बनाए जाएंगे वो धर्मशास्त्री नहीं होंगे, मतलब धर्म से संबंधित नहीं होंगे, लेकिन वो किससे संबंधित होंगे, वो संबंधित होंगे वैज्ञानिकता से, कलाकार से होंगे, कलाकारिता से संबंधित होंगे, समाजशास्त्रीय से संबंधित होंगे। इस प्रकार से वो पुरोहित इन चीज़ों से संबंधित होंगे। ठीक है, जो लोगों को उपदेश देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, लोगों को उपदेश देंगे, विज्ञान की शिक्षा देंगे, औद्योगिक व अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों की मध्यस्थता करने का कार्य करेंगे। ये काम किसका होगा, ये सभी कार्य उन पुरोहित का होगा जो मानवता के धर्म के लिए बनाए जाएंगे। ये पुरोहित क्या करेंगे, नैतिक शक्ति से ही, जो उनकी हम लोगों की नैतिक शक्ति होती है उनसे ही क्या करेंगे, ये कार्य करेंगे। वह धर्म, प्रेम, सद्भाव, सहानुभूति, व्यवस्था, प्रगति, जन सेवा और जन कल्याण का धर्म होगा। मतलब बोलते हैं वो सब क्या होगा, वह धर्म क्या होगा, प्रेम का, धर्म का, प्रेम का, सद्भावना का, सहानुभूति, व्यवस्था, प्रगति, जन सेवा और भी जो जन कल्याण कार्य होते हैं, जो जन कल्याण धर्म होते हैं, उन सभी से संबंधित होंगे। इस प्रकार से आप इनके बारे में बता दीजिएगा। आई होप आपका कामटे का जो सामाजिक पुनर्निर्माण योजना था ये आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। इसी में आपसे दूसरा प्रश्न भी पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि कामटे द्वारा प्रतिपादित 3 स्तरों के नियम की विवेचना आपको यहाँ पर करनी थी कि कामटे ने जो तीन स्तरों का नियम बताया है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना था। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे कि कामटे का 3 स्तरीय सिद्धांत इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है पॉजिटिव फिलॉसफी में मिलता है। कामटे की जब आप एक पुस्तक आई थी जो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रही है, जो अभी हमने आपको बताया भी है, पॉजिटिव फिलॉसफी नाम से, ये काफ़ी ज़्यादा उस समय पे जो है पॉपुलर बुक थी। तो उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको 3 स्तरीय सिद्धांत आपको देखने को मिलेगा। यह सिद्धांत सामाजिक विचारधारा एवं सामाजिक विज्ञान की रचना के क्षेत्र में कांट का महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब बोलते हैं ये जो सिद्धांत है ये सामाजिक विचारधारा, सामाजिक विज्ञान की जब हम रचना करते हैं तो उसके क्षेत्र में कांटे का महत्वपूर्ण योगदान आपको देखने को मिलता है। यह नियम जो है कांट के समाजशास्त्र का आधार है। ये जो नियम है किसका, कांट का, ये समाजशास्त्र का आधार है। समाजशास्त्र के जो कांट का समाजशास्त्र है उसका आधार है ये सभी नियम जो बताए जाते हैं। ठीक है, आगे आप लिखेंगे इस नियम के अनुसार क्या होता है, सामाजिक विकास का अध्ययन मानव के भौतिक विकास के स्तर के आधार पर किया जाता है। मतलब बताते हैं इस नियम के अनुसार जो सामाजिक विकास है उसका अध्ययन हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, वो हम करते हैं मानव के बौद्धिक विकास के स्तर पर, या कह सकते हैं उसके आधार पर हम इनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, हाँ,
आगे आप लिखेंगे मानव के बौद्धिक विकास को निम्न 3 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, कितने 3 स्तरों में, इसी के वजह से इसको हम 3 स्तर का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्या 3 स्तरों का नियम भी कहते हैं, जिसमें से पहला स्तर आपका आता है धार्मिक स्तर, दूसरा आपका आता है तात्विक स्तर और तीसरा आपका आता है प्रत्यक्ष या फिर वैज्ञानिक स्तर। ठीक है, कामटे महोदय ने लिखा भी है इस चीज के बारे में कि हमारी विचारधाराएं, हमारे ज्ञान की प्रत्येक शाखा एक के बाद एक 3 विभिन्न सैद्धांतिक अवस्थाओं से होकर गुजरती हैं। मतलब बोलते हैं जो हमारी विचारधाराएं होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, हमारी जो विचारधाराएं होती हैं, हमारे ज्ञान की जो प्रत्यक्ष शाखा, हमारे ज्ञान की जितनी भी शाखाएं, वो जितनी भी शाखाएं होती हैं, वे एक के बाद एक 3 विभिन्न सैद्धांतिक अवस्थाओं से होकर गुजरती हैं। धर्मशास्त्री या काल्पनिक तात्विक, ठीक है, क्या काल्पनिक तात्विक या अमूर्त तथा वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी अवस्था है। ठीक है, अब इसमें आप हेडिंग डाल दीजिएगा धार्मिक स्तर के बारे में, जिसे, ठीक है, जिसको हम धार्मिक स्तर कहते हैं या काल्पनिक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। दोनों नाम आपके लिए उचित होंगे, जो भी यूज करना चाहें, धार्मिक स्तर कर सकते हैं या काल्पनिक अवस्था कर सकते हैं। ये दोनों बात जो है कामट महोदय ने अपने उस बुक में चर्चित किया है एक ही चीज के लिए, तो आप दोनों में से नाम डाल सकते हैं या दोनों डाल दीजिए। पहली हेडिंग डालिए धार्मिक स्तर या काल्पनिक अवस्था। ठीक है, इसमें आपको लिखना होगा धार्मिक अवस्था में संपूर्ण सामाजिक घटनाओं की व्याख्या धार्मिक आधार पर की जाती है। मतलब जो धार्मिक अवस्था होती है उसमें संपूर्ण सामाजिक घटनाएं, जितने भी समाज से संबंधित घटनाएं होती हैं, उनकी जब हम व्याख्या करते हैं तो वो किसके आधार पर करते हैं, धार्मिक आधार पर करते हैं। मनुष्य स्वभावतः प्रत्येक घटना के पीछे किसी न किसी अलौकिक शक्ति की कल्पना करता है। मतलब जितने भी मनुष्य हैं, जब कोई घटना होती है तो वो मानते हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई एक अलौकिक क्या है, शक्ति है जो इस घटना को करवा रही है, इस तरीके से माना जाता है। मानव यह मानता था कि कोई भी घटना अलौकिक शक्ति की क्रिया का ही परिणाम होता है। मतलब बोलते हैं मानव यह मानता था, क्या मानता था कि कोई भी घटना अगर होती है तो अलौकिक शक्तियां जो होती हैं, ठीक है, अलौकिक शक्ति उसी की क्रिया का ही एक परिणाम है जो हमारे साथ ये घटनाएं घट रही हैं। ठीक है, जब आदि मानव किसी बात को समझने में असक्षम था तो वह घटनाओं की व्याख्या इसी प्रकार कल्पनाओं के आधार पर करता था। मतलब बोल रहे हैं जब आदि मानव होते थे वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते थे कि कैसे हुई ये सारी चीज़ें, तो उनको ये मानता था कि कोई ना कोई अपने दिमाग की एक कल्पना मान लेता था कि ऐसा हुआ होगा, भगवान गुस्सा हो गए होंगे, इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई होंगी। मतलब ये मैं नहीं मानता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कामटे महोदय जी बोल रहे हैं, उसको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, हालांकि मैं खुद एक भगवान में बिलीव करने वाला व्यक्ति हूँ। ठीक है, मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, तो इस तरीके से जो मैं इसमें लिखा हुआ है एक अध्यापक होने की वजह से, एक टीचर होने की वजह से मैं आपको केवल समझा रहा हूँ। ठीक है, क्या करते थे, मानते थे, अपने मन में कोई एक कल्पना बना लेते थे। उदाहरण के तौर पे जब मनुष्य ने बिजली को चमकते देखा, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, बादल को गरजते देखा, पेड़ पौधों को उगते हुए देखा, फलते फूलते देखा और उसमें अलौकिक शक्तियों की कल्पना की। उसमें क्या की, उसने अलौकिक शक्तियों की कल्पना की। इन घटनाओं को नियंत्रित और निर्देशित करती है। क्या उन्होंने माना कि जो अलौकिक शक्ति होती है वही क्या करती है, इन घटनाओं के ऊपर अपना नियंत्रण रखती है और साथ ही साथ उन्हें निर्देशित भी करती है कि अब आपको क्या करना है। और वही इसका प्रथम और अंतिम कारण है। और वही क्या होते हैं, इसके प्रथम और अंतिम कारण होते हैं। कांट ने इस स्तर के तीन विभागों में उल्लेख किया है। मतलब जो बोलते हैं कि इन्होंने क्या किया है, इसको भी 3 स्तर में बांटा है। पहला तो माना है जीवित सत्तावाद, दूसरा बहुदेववाद और तीसरा एकेश्वरवाद। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम कभी चर्चा कर लेंगे, बट अभी जितना हमें चर्चा करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला आपका हो गया धार्मिक स्तर अथवा काल्पनिक अवस्था। इसमें केवल हमने मोटी मोटा यही समझा, क्या समझा कि जितनी भी समाज में चीजें होती थी पहले ये माना जाता था कि ये हमारी कोई जो है अलौकिक शक्ति है जो करवा रही है। मतलब हम चीजों को धर्म के आधार पर ही देखते थे, ऐसा नहीं था कि बिना धर्म से जोड़े हम किसी चीजों को मान लेते थे। दूसरा आपका आया तात्विक, ठीक है, तात्विक स्तर या फिर जिसे आप कह सकते हैं दार्शनिक स्तर या फिर आप कह सकते हैं अमूर्त अवस्था। ठीक है, अमूर्त अवस्था। 3 नाम आपके यहाँ पर दिए गए हैं, तीनों नाम लिख सकते हैं और चाहे तो किसी एक नाम से भी हेडिंग डाल सकते हैं। इसमें आपको लिखना होगा कि यह अवस्था
धार्मिक या वैज्ञानिक अवस्था के बीच की है। क्या होती है ये अवस्था, कैसी होती है? धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों अवस्थाओं के बीच की होती है। मस्तिष्क के विकास के साथ साथ मनुष्य की तर्क शक्ति भी बढ़ती गई। मतलब बताते हैं जैसे जैसे मनुष्य के मस्तिष्क का विकास हुआ, ठीक उसी के साथ साथ क्या होता गया, मनुष्य की जो तर्क शक्ति थी वो भी बढ़ती गई। और इस अवस्था में मनुष्य यह सोचने लगा कि प्रत्येक घटना के पीछे ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं होता, वरन अमूर्त रूप से सभी जगह विद्यमान होता है। मतलब बताते हैं कि मनुष्य यह अवस्था में ये चीज़ों को समझने लगा कि किसी भी चीज़ के पीछे ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से, मतलब खुद करने नहीं आता है, बट वो अमूर्त रूप से क्या होता है, वहाँ पर हर जगह पे क्या है, उपस्थित है, हर जगह पे उपस्थित होता है। कौन उपस्थित होता है? ईश्वर। मानव में जो कुछ भी घटित होता है उसकी व्याख्या ईश्वर के आधार पर नहीं, वरन अदृश्य या निराकार शक्ति के आधार पर जो कुछ भी हो रहा है वह शाश्वत एवं स्वयं में पूर्ण है। मतलब ये मानने लगे कि जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं उसकी जब वो व्याख्या करते थे तो वो मानते थे कि वो ईश्वर के द्वारा नहीं हो रहा है, कोई एक अदृश्य शक्ति है, निराकार शक्ति है जो ये सारी चीजें करवा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दूसरा तात्विक के बारे में बता दीजिएगा। तीसरा आपका आता है प्रत्यक्षवादी, या फिर हम जिसे प्रत्यक्षवादी स्तर कहते हैं या जिसे हम वैज्ञानिक अवस्था कहते हैं। इसके बारे में आप लिखेंगे कि इस अवस्था में मानव मस्तिष्क धार्मिक और काल्पनिक विचारों को छोड़कर घटनाओं की व्याख्या तर्क एवं वैज्ञानिक आधार पर करता है। मतलब बोलते हैं कि इस अवस्था में क्या होता है, मनुष्य अपने मस्तिष्क में धार्मिक और काल्पनिक विचारधाराओं को छोड़ देता है और उनके बारे में जो सोचता है वो किस आधार पर करता है, जो तर्क करता है वो किस आधार पर करता है, वैज्ञानिक आधार पर करता है। इस अवस्था में मनुष्य का मस्तिष्क क्या होता है, निरीक्षण तथा वर्गीकरण के आधार पर घटनाओं तथा तथ्यों को जानने का प्रयास करता है, क्योंकि घटनाओं को समझने का यही वास्तविक निर्भर योग्य साधन है। ठीक है, क्या है? यही आपका निर्भर योग्य साधन है। इस प्रकार से आप इसके बारे में बता दीजिएगा, प्रत्यक्षवादी स्तर के बारे में या फिर वैज्ञानिक अवस्था के बारे में। ठीक है, तो ये त्रिस्तरीय सिद्धांत आपका जो था, या 3 स्तरों का सिद्धांत जो आपका था कांत जी का, आई होप ये आपका यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर प्रश्न के बारे में। वीडियो आपका लगभग 1 घंटे का पूरा हो गया है। ठीक है, अभी हमने केवल एक ही प्रश्न चर्चा किया है, इसके बाद आपके 4 क्वेश्चंस और हैं। अगर उनके ऊपर हम चर्चा करने में फंसेंगे तो लगभग वीडियो हमारा 2 घंटे का हो जाएगा। तो इसका हम जल्दी ही पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे। अभी आपका ये मान लीजिए कि पार्ट 1 ही है, 1 घंटे का वीडियो काफ़ी हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, मतलब आप लोग पढ़ेंगे नहीं, उतना देर लगातार पढ़ नहीं पाएंगे और ना ही उतना आप रिस्पॉन्स करेंगे, तो मेरे मेहनत करने का मतलब ही बेकार हो जाएगा। तो इसलिए जो है दूसरा वीडियो मैं जल्दी लेकर के आऊँगा। अगर इसके नीचे आप कमेंट करेंगे कि सर इसका दूसरा पार्ट लेकर आइए, तो अगर नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, मिलते रहेंगे दूसरे वीडियो में, तीसरे वीडियो में, दूसरे पेपर में, तीसरे पेपर में। आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अगर क्लियर हुई तो वीडियो को फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में बताओ आपको दूसरा पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।